तो हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कोशिका के बारे में, है ना, कोशिकांगों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आप लोगों की अब जो भी वीडियो आएगा प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक के बारे में आएगा। चलिए आज हम लोग उसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो उस वीडियो में टॉपिक बच गया था उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक पर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, है ना। तो ये टॉपिक बच गया था। कुछ जंतुओं में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, है ना, जंतु कोशिकाओं में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो सीलिया होता है और जो फ्लैजिला होता है ना, ये दोनों कैसे होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे देखते हैं, जैसे इस टाइप का होता है इसका आकार, इस टाइप का, जैसे इस टाइप का हो गया, चौकोर टाइप का, है ना। उसके आसपास हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इस टाइप का, देखिए इस टाइप का, है ना। कुछ बड़े बड़े होते हैं। कैसे? बड़े बड़े होते हैं। देखिए ये हो गया बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा हो गया, है ना। तो जो बड़ा बड़ा होता है ये वाला, देखिए ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं फ्लैजिला, है ना, जो बड़ा बड़ा होता है हेयर। और जो छोटा छोटा होता है इसे बोलते हैं सीलिया, है ना, सीलिया बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो सीलिया होता है, इसे बोलते हैं पश्चमाभ, इसे बोलते हैं पश्चमाभ, पश्चमाभ बोलते हैं। और जो फ्लैजिला होता है इसे बोलते हैं कसाव। क्या बोलते हैं? कसाव। अच्छा, कसाव बोलते हैं, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। अच्छा, ये जो हेयर होते हैं आउटर पार्ट में होते हैं। कहाँ? आउटर पार्ट में। जो जीव होगा उसके बाहरी वाले भाग में होंगे, है ना। और ये किस काम में काम आते हैं? ये मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब गति में काम आते हैं। किसमें? गति में काम आते हैं, है ना। कोशिका के अंदर ये पाए जाएंगे। किसके अंदर? कोशिका के अंदर पाए जाएंगे। और इसके वजह से जो फ्लैजिला और सीलिया है, इनके वजह से वो मूवमेंट करता रहता है ना। क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग 13वां टॉपिक पर। किस पर? 13वां टॉपिक पर। अच्छा, 13वां टॉपिक क्या है? लवक। लवक के नाम, लवक का नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं सुना है फिर भी चलिए बता देते हैं। जो लवक होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, है ना। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसे बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक, हरित लवक बोलते हैं, है ना, हरित लवक बोलते हैं। इसमें एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है ये कैसा होता है? यहां से देखने में पता चल रहा है कि वो हरा ही होता है। कहाँ पाया जाता है ये? क्या बोल सकते हैं? लीफ के कोशिका में। कहा? लीफ के कोशिका में, अपनी पत्ती के कोशिका में पाया जाता है ना। इसके वजह से ही जो पत्ती होता है वो हरा कलर का दिखता है। मतलब पूरे पेड़ पौधे ही हरा कलर के दिखते हैं इसके क्लोरोफिल वजह से। जो क्लोरोफिल होता है ये किसमें काम करता है? फोटोसिंथेसिस में। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। अब इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। पता है आप लोगों को कि जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन निर्माण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो किसकी वजह से होगा? क्लोरोफिल और एक सूर्य का प्रकाश होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जल वगैरह, तो बात ही अलग है ना। तो ये इसका ये हो गया। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट ये वर्णित लवक होता है। कैसा? वर्णित लवक होता है ना। अब देखिए ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसमें कोई कलर नहीं होता है। कैसा? कोई कलर नहीं होता है ना। अच्छा, जो ये फर्स्ट वाला है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कैसा है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अच्छा, तो जितना भी इसमें बोर्ड में लिखा है सब समझ में आ गया इतना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हम बता दिए थे गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। कहाँ? केंद्रक में पाए जाएंगे। किसमें? केंद्रक में पाए जाएंगे। केंद्रक में उपस्थित होते हैं, है ना। अच्छा, उसके साथ में क्या क्या पाए जाएंगे? और डीएनए और आरएनए प्लस जीन भी पाए जाएंगे। क्या? प्लस जीन भी पाए जाएंगे। अच्छा, तो जीन के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। जीन भी इसी तरह होता है, डीएनए आरएनए की तरह ही होता है ना। चलिए, अच्छा अब मानव की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या? मानव की बात कर लेते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं मानव में, है ना। मानव में, ह्यूमन में बोल सकते हैं। तो ह्यूमन में कितने पाए जाएंगे? 46। कितने? 46। और जोड़े की बात करें तो, जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े। जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े, है ना। कि गुणसूत्र कैसा दिखता है सर? तो अच्छा बताते हैं गुणसूत्र कैसा दिखता है। देखिए गुणसूत्र इस टाइप का दिखता है। देखिए ये देखिए आप, ये ऐसे बना दिए आप, और ये आप ऐसे बना दिए, और ये आप ऐसे बना दिए, ऐसे। ऐसे ये क्या बन गया? आपका गुणसूत्र बन गया। क्या बन गया? गुणसूत्र। यही है आपका क्रोमोसोम।
यही है आपका क्या, क्रोमोजोम। अच्छा, तो मानव में कैसे पाएंगे, मानव में तो नर और मादा दोनों होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं। चलिए तो मेल और फीमेल दोनों में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग नर में देखते हैं, किसमें, नर में देखते हैं। अच्छा, तो नर को बोलते हैं मेल। मेल में पाए जाएंगे कितना, 44 प्लस 2, और 2 अलग अलग होते हैं, कौन कौन से, यक्स और वाई होते हैं, गुणसूत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम लोग मादा में, किसमें, मादा में, किसमें बात करेंगे हम लोग, मादा में बात करेंगे, मतलब फीमेल। फीमेल में 44 तो दोनों ऑटोसोम होंगे, ऑटोसोम मतलब समान होंगे, है ना, लेकिन 2 इसमें भी होते हैं, कौन कौन, यक्स और यक्स। अच्छा, तो ये तो सब समान है ना, लेकिन ये जो 2 है, 2 गुणसूत्र जो है, तो ये क्यों अलग अलग है। अच्छा, तो देखिए, नर और मादा सब समान है ना, समान नहीं है। अच्छा, 2 हाथ भी है ना, नर का भी है और मादा का भी है, 2 पैर भी है, 2 आंख भी है, 2 नाक भी है, मतलब ये सब तो समान है। मतलब जो 44 गुणसूत्र होती हैं ये सब समान मतलब दिखाई देते हैं, लेकिन जो ये 2 होते हैं ना, ये कहाँ प्रदर्शित करते हैं, जननांगों में। कहाँ, जननांगों में, मतलब कि लिंग में पहचानने में काम आते हैं, लिंग पहचानने में काम आते हैं। जैसे कि जो 44 प्लस 2 एक्स वाई होगा तो नर वाला होगा, नर होगा, और जो 44 प्लस 2 एक्स होगा तो वो मादा वाला होगा। मतलब कि मादा में एक्स जो होते हैं और नर में एक्स वाई होते हैं, है ना। अच्छा, ये चीज हमारे मन में आ रहा है, अभी आप लोग के मन में आ रहा होगा कि नहीं। अच्छा, ये बताइए, इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए बात करते हैं आगे। अच्छा, बात करते हैं हम लोग कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में। अच्छा, आप लोग कोशिका के बारे में क्या जानते हैं कि कोशिका सबसे छोटी अंग है, सबसे छोटी इकाई है, बस इतना ही जानते हैं ना। हाँ, छोटी अंग नहीं है, देखिए अंग की बात नहीं करेंगे हम लोग, अंग की बात नहीं करेंगे, अंग नहीं है ये, क्या है, छोटी इकाई है। क्या बोल सकते हैं, छोटी इकाई है। इकाई का मतलब क्या होता है सर, छोटी इकाई है। क्या है, छोटी इकाई है। छोटी इकाई का मतलब ये होता है कि देखिए, इसका मतलब यह है कि जो एक सेल है, कोशिका है, वो सबसे छोटी इकाई है, मतलब हमारे शरीर की। और सेल के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे बताया कि राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब पाए जाते हैं, है ना। तो इकाई इसलिए बोला गया है क्योंकि एक छोटी से छोटी कोशिका वो अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकती है। क्या, ऊर्जा भी बना सकती है, डिवीजन भी कर सकती है, और डाइजेशन भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, और जल भी परिपूर्ति कर सकता है ना। तो सब काम कर सकता है कोशिका, इसलिए इसे बोलते हैं छोटी इकाई। जैसे मान लेते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि जैसे आप लोग कुछ चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसमें इकाई लिखा होता है। क्या, इकाई लिखा होता है, इकाई। जैसे एक इकाई की बात करें, मतलब पहला इकाई, एक इकाई में लिखा होता है जनन। अब बताइए, एक इकाई हो गया। अब इकाई के नीचे भी तो कुछ चैप्टर आते हैं, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब इसमें भी तो 3 चैप्टर आएंगे। मतलब कहने का है कि जो जनन होता है, जनन एक इकाई है। क्या है, इकाई है। अब जनन के बेस पर 3 इसमें चैप्टर बनेंगे, और सभी चैप्टरों में जनन के बारे में पूरा चीज डिटेल में बताया जाएगा, है ना। तो इसलिए जो भी बनाते हैं बुक्स वगैरह, तो इस जनन पर एक इकाई बना देंगे और उसके अंदर में कुछ चैप्टर्स बनाएंगे कि मतलब जो इकाई है इसके अंदर में सब चीज भरा हुआ है जनन के बारे में। तो यही होता है कि जो छोटी इकाई है, ये जो कोशिका है, कोशिका जो छोटी इकाई है, इसके अंदर में सभी चीज काम हो पा रहा है ना, जो स्वयं अपना काम पूरा कर पा रहा है। तो इसे बोलते हैं छोटी इकाई बोलते हैं, है ना, छोटा अंग नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, है ना। इसके बारे में हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं थोड़ा सा, कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या एनिमल्स में पाया जाएगा, क्या प्लांट्स में पाया जाएगा, है ना, और क्या दोनों में समानताएं पाई जाएंगे। अच्छा, चलिए तो देखते हैं। देखिए, एनिमल सेल इसे बोलते हैं जंतु कोशिका, प्लांट सेल इसे बोलते हैं पादप कोशिका। क्या बोलते हैं, पादप कोशिका। अच्छा, तो जो एनिमल सेल होता है ये छोटा होता है, किसमें, साइज में, किसमें, साइज की बात करें तो छोटा होता है ना। और जो प्लांट सेल होता है ये साइज की बात करें इसकी तो ये बड़ा होता है ना। अच्छा, तो इसके आकार की बात करें, किसके आकार की बात करें, ये शेप की बात करें हम लोग, शेप की बात करें तो इसका जो आकार होता है वो गोल मटोल होता है। कैसा, गोल मटोल होता है। और इसके आकार की, इसके शेप की बात करें
इसके शेप की बात करें तो जो इसका शेप होता है वो चौकोरे टाइप होता है। कैसा? चौकोरे टाइप होता है और चौड़ा होता है। अच्छा, और इसमें जो वैक्यूल होता है कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा छोटा। वैक्यूल मतलब रिक्तिका बोलते हैं, जिसमें क्या जल का संग्रहण होता है ना। हाँ, इसमें जो वैक्यूल होता है बड़ा होता है। कैसा? बड़ा होता है ना। पता ही है कि पेड़ पौधे में बड़ा वैक्यूल होता है ना, उसमें जो जल का संग्रहण होता है बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, देखिए और अन्य प्रकार से क्या क्या पाए जाते हैं इसमें एनिमल सेल में अलग अतिरिक्त रूप से, जैसे सीलिया और फ्लैजिला कुछ जंतुओं में पाए जाते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। और बोले तो लाइसोसोम, क्या? लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जंतु प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं लाइसोसोम। अच्छा, और प्लांट सेल में क्या अलग से पाए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्लांट सेल में क्या पाए जाते हैं? अलग से सेल वाल पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और प्लास्टिड पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। प्लास्टिड के बारे में तो अभी जान गए हम लोग ना, प्लास्टिड लवक के बारे में पीछे अभी बताए थे हम लोग। अच्छा, आगे क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी लवक ही है, प्लास्टिड में ही आता है ना। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसकी समानता के बारे में। क्या? समानता। समानता मतलब कि समान रूप से दोनों में कौन कौन से पाए जाएंगे? दोनों में, है ना, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। अच्छा, तो देखिए जो झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, क्या? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, तो दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है ना। अच्छा, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है ना, दोनों में होता है। और बात करें हम लोग राइबोसोम, तो राइबोसोम भी दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। और बात करें हम लोग ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? खुरदुरी और एक चिकना, स्मूथ एंड रफ बताए हैं हम। और किसमें प्रोटीन का निर्माण होता है? रफ वाले में। रफ वाले में जो थोड़ा खुरदुरा टाइप होता है ऊपर ऊपर में, जिससे बोले थे हम राइबोसोम, है ना, राइबोसोम से ही जो प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा, गाल्गी बॉडी, क्या? गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी दोनों पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। अच्छा, और न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक की बात करते हैं, तो केंद्रक भी दोनों पाया जाता है। कौन कौन से? एनिमल में भी और प्लांट सेल में भी। और सेंट्रोसोम की बात करें तो जो सेंट्रोसोम होते हैं वो किसका काम करते हैं? डिवीजन का काम करते हैं। किसका? विभाजन का काम करते हैं। डिवीजन का मतलब देखिए, जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका है आपका, है ना, इससे डिवीजन हुआ, क्या हुआ? डिवीजन हुआ, और इससे दो कोशिका बन गया। क्या? दो कोशिका बन गया, इसी को बोलते हैं डिवीजन। ये नहीं कि एक कोशिका टूट गया मतलब कि मर गया, ये नहीं, एक से दो चीज का बनना, दो कोशिका का बनना डिवीजन कहलाता है ना। अच्छा, और बात करते हैं हम लोग आगे, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, अंतर के बारे में, उसके बाद फिर अच्छे से और पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, बात करते हैं हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल में दो चीज पाए जाएंगे, कौन कौन से? एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में ही। और ये जो यूकैरियोटिक होते हैं वो मल्टी सेलुलर जीव में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव में पाए जाते हैं, है ना। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं, है ना, यूनिसेलुलर, क्या बोल सकते हैं इसे? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जीव में पाए जाएंगे, है ना। और ये जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर जीव में पाए जाएंगे। अच्छा, जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो कैसा होता है? तो ये आरंभिक कोशिक होता है। कैसा? आरंभिक कोशिक मतलब कि बहुत पुराने समय में इसकी खोज हुआ था, है ना। और इसकी साइज के बारे में बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं। क्या? बहुत छोटे होते हैं। इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम लोग देख सकते हैं। और बात करें तो ये अविकसित होते हैं, मतलब अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं। और इसमें मुख्य अंग होते हैं, मुख्य अंग मतलब कि जो उसका खाना वाना बना सके, है ना, पोषण दे सके, वो सब मुख्य अंग होते हैं, है ना, ऊर्जा वगैरह मिल सके। और उदाहरण की बात करें तो इसमें नील हरित शैवाल एक उदाहरण है ना। अच्छा, इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, तो चलिए इसके बारे में एक अच्छे से चार्ट बनाकर हम लोग इसके अंतर पढ़ते हैं कि क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से अंग पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में कौन कौन से अंग आ जाएंगे। ध्यान देना आपकी यूकैरियोटिक में दो चीज पाए जाएंगे, कौन कौन से? एनिमल और प्लांट दोनों। तो चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे से। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, अच्छे से डिफरेंस, क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिफरेंस, डिफरेंस, अच्छे से डिफरेंस जान लेते हैं हम लोग, है ना, कि कौन कौन से प्रोकैरियोटिक पाए जाएंगे, कौन कौन से यूकैरियोटिक पाए जाएंगे और कौन कौन से दोनों चीजें पाए जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल की तुलना में छोटी होती है ना।
तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये छोटी होती हैं और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो बड़ी होती हैं, है ना, ऐसा समझ में। अब आगे चलते हैं। जो इसका न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब उसमें कोई आवरण वगैरह नहीं पाता है, मतलब छितर भीतर होता है ना, आवरण वगैरह नहीं पाता है। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो जीवद्रव्य में ही पाया जाता है। किसमें? जीवद्रव्य में। बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, मतलब इधर उधर घूमता फिरता रहता है ना। अच्छा, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व होता है, मतलब इसमें एक आवरण होता है। जैसे देखे भी होंगे हम लोग पीछे वाले वीडियो में बताए थे हम कि जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास आवरण होता है, इसके पास में भी एक मेम्ब्रेन होता है ना, जिसे बोलते हैं केंद्रक मेम्ब्रेन, है ना। अच्छा, और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो श्वसन जीव द्रव्य में ही करते हैं। कहाँ? जीव द्रव्य में ही करते हैं। और इसमें बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए से श्वसन करते हैं, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि दोनों में कौन कौन से पाए जाएंगे, है ना, दोनों में। तो जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला जैसे बताए थे कि पक्षमार्ग और कसाब, है ना, जो चलने के लिए काम आते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए काम आते हैं। अभी पीछे बताए हैं आपको, देख लेना पीछे जाके। अच्छा, और बात करते हैं डीएनए वगैरह पाए जाएंगे, दोनों में पाए जाएंगे। जीवद्रव्य भी दोनों में पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म, प्रकाश संश्लेषण भी दोनों में पाए जाएंगे। भाई देखिए इसमें दोनों चीज पाए जाते हैं, कौन कौन से? पादप और जंतु दोनों। तो देखिए जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वो पादप वाले में तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो जंतु वाले होते हैं उसमें तो पाए जाएंगे ना। डीएनए और जीवद्रव्य तो दोनों में पाए जाएंगे, है ना। प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो पादप वाले में पाए जाएंगे, जंतु वाले नहीं पाए जाएंगे, और इसमें भी पाए जाते हैं, है ना। और दोनों में झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है दोनों में। और भित्ति की बात करें, वाल की बात करें तो वाल भी दोनों में होता है ना। इसमें देखिए, इसमें जो जंतु वाला होता है उसमें तो नहीं पाया जाएगा वाल, लेकिन जो पादप वाला होगा उसमें वाल पाया जाएगा, है ना, इसमें भी पाया जाता है। अच्छा, तो जो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत विकसित वाले नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं। और बात करते हैं जो इसका केंद्रक होता है ना, ये अविकसित होता है। कैसा होता है? अविकसित होता है। बोले तो इसको न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रकाभ। क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ बोलते हैं, है ना, मतलब जो विकसित नहीं होता है। अच्छा, इसके भित्ति की बात करें तो जो इसका भित्ति होता है, वाल होता है, वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और इसके में जो यूकैरियोटिक में जो पाया जाता है भित्ति, वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है जो। अच्छा, तो ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। और कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। यदि कोई दिक्कत हो या फिर कहीं गलत पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मुझे बताएं, तभी तो हमारा इंप्रूव होगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग के आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे हमको थोड़ा हौसला मिलता है कि वीडियो बनाए हम भी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगला फिर एक टॉपिक लेके आएंगे जिस पर हम कुछ बात करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।